नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित की गई पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के शिफ्ट 2 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप पीईटी 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। पहला दिया गया है ऑप्शन टॉमस रो, दूसरा फाहियान और तीसरा ह्वेनसांग। बात करें टॉमस रो की तो जहांगीर काल के शासनकाल में 1616 ईस्वी में ये भारत आया था। इसी प्रकार से अगर बात करें फाहियान की तो ये 399 ईस्वी में चीन से चला था और 402 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें अगर ह्वेनसांग की तो ये भारतवर्ष में कुल 15 वर्ष तक रहा था। 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। तो अब देख लीजिए ईस्वी के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फाहियान, उसके बाद से ऑप्शन नंबर 3 ह्वेनसांग और अंत में हो जाएगा टॉमस रो। यानी कि क्या बनेगा, 2 3 1 बनेगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी 2 3 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये अंग्रेजों से सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में आ रहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो ये लॉर्ड डलहौजी था। हड़प नीति को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे व्यपगत नीति कहते हैं। इसके अंतर्गत जिस भी राजा की संतान नहीं होती थी यानी वारिस नहीं होता था तो उसके मरने के बाद उसके पूरे साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य में मिला लिया जाता था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसका समर्थक कौन था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए पहला दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। तो ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो साइमन कमीशन है वो 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इनका गठन किया गया था। और ये 7 सांसद जो थे, जो ब्रिटिश सांसद थे, वह साइमन कमीशन के नाम से जाने गए और ये 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत आए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1928। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये पंजाब राज्य के लाहौर में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के द्वारा वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया गया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य भी घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, मिलान करने के लिए पहला दिया गया है इंडियन नेशनल आर्मी 1943 ईस्वी में जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो ए का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दूसरा दिया गया है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए निर्माण किया गया था। ये अमेरिका और कनाडा के भारतीय मूल के भारतीयों के द्वारा 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया गया था। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो कई लोग शामिल थे, जैसे कि बात करें लाला हरदयाल। इसके अलावा इसमें और भी लोग महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे, जैसे कि करतार सिंह सराभा और सोहन लाल भाकना, ये सभी महत्वपूर्ण थे। तो इन तीनों नाम में आपको एक नाम दिख रहा होगा लाला हरदयाल का। तो गदर पार्टी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 लाला हरदयाल। तीसरा दिया गया है मित्र मेला। तो मित्र मेला
वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, उनके द्वारा 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम मित्र मेला था, जिसका बाद में नाम बदल करके अभिनव भारत समिति यानी यंग इंडिया सोसाइटी रख दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मित्र मेला का हो जाएगा वीडी सावरकर, यानी सी का हो जाएगा 3। चौथा दिया गया है होम रूल लीग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये होम रूल लीग है। तो 1915 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, लेकिन 1915 से 1916 ईस्वी के बीच में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई। पहला पुणे होम रूल लीग, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और दूसरा मद्रास होम रूल लीग, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए एनी बेसेंट दिया गया है, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि आपका ऑप्शन क्या बना? देखिए ए का बन गया है 2, फिर बी का बना है 1, सी का बना है 3 और डी का बना है 4, यानी 2 1 3 4। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी 2 1 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इनका विरोध किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया? तो ये इस वजह से किया गया था कि तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को पुनः स्थापित करने के लिए और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन से जुड़ने का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसमें शामिल जो संगठन था उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता दूं कि जो नागार्जुन सागर बांध है ये तेलंगाना राज्य में बना हुआ है और 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य के समय इसकी परिकल्पना की गई थी और 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। प्रश्न में सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि किस नदी पर बना है, तो ऑप्शन बी कृष्णा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953 में। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेनसिंग नोर्गे शेरपा चढ़े थे। 13वां प्रश्न पूछा गया था, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि साइबेरियन से आए हुए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो लौह अयस्क होते हैं वो दल्ली राजहरा से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दल्ली राजहरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में स्थित एक नगर है, जहां पर से लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया है, दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है जोजिला और बुर्जिल दर्रा। जो जोजिला दर्रा है वो वर्तमान में लद्दाख में है और बुर्जिल दर्रा जो है वो कश्मीर में है, लेकिन दिए गए विकल्प में देखिए दोनों को जम्मू और कश्मीर में दिखाया गया है, इस वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए बारा लापचा ला और शिपकी ला, ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि यहाँ पर मेल किया गया है उत्तर प्रदेश से, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए थागा ला, नीति पास और लिपुलेख, ये जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड में है, जबकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में हिमाचल प्रदेश दिया गया, तो ये भी सही मेल नहीं है। चौथा दिया गया है नाथुला और जेलेपला, ये सिक्किम दिया गया है जो कि सही है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न पूछा गया है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो ये CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
18वां प्रश्न पूछा गया था, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसे तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कुल 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मुख्यतः विनिर्माण कार्य से संबंधित कार्य क्षेत्र आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र से संबंधित अगर बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, व्यापार, परिवहन, ये सभी शामिल हैं। प्रश्न में आपसे सेवा क्षेत्र पूछा गया था। ऑप्शन ए तृतीयक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 20वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, पुलिस राज्य सूची में है, कानून और व्यवस्था भी राज्य सूची में है, जेल भी राज्य सूची में है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? पहला दिया गया है अर्धसंघीय संरचना, ये है मतलब कि भारतीय संविधान की विशेषता है। तीसरा देखिए शक्तियों का वितरण, ये भी है। और चौथा देखिए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी है। चूंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इस वजह से जो होता है वो आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए मुख्य की बात की गई है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली उत्तर देना होगा कि कौन सा मुख्य नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न का उत्तर बताऊंगा वो यूपीट्रिपलएससी आयोग के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी उससे कंफर्म करने के बाद ही मैं बता रहा हूं। तो आप पूरी तरीके से आंख बंद करके इस वीडियो पर विश्वास कर सकते हैं। 23वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है मौलिक अधिकार, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित है, इस वजह से ये आर्थिक की बात नहीं करता है। बी वाला ऑप्शन देखिए मौलिक कर्तव्य, ये जो मनुष्य हैं उनके कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, ये आर्थिक न्याय की बात नहीं करता है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 24वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये अनुच्छेद 40 करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इस प्रकार की प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। तो प्रश्न में आपसे बस इतना ही पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 करता है। 25वां प्रश्न पूछा गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये विचार बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें अशोक मेहता कमेटी की, तो इसका गठन 1977 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां आ गई थी। इन कमियों का अध्ययन करने और दूर करने की सिफारिश करने के लिए ही अशोक मेहता कमेटी का निर्माण किया गया था। और बात करें अगर रॉयल कमीशन की, रॉयल कमीशन विकलांगता से पीड़ित लोगों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण किए जाने से संबंधित है। तो ये प्रश्न में आपसे पूछा गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो यह विचार बलवंत राय कमेटी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न पूछा गया था, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये सर्किट है जहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर जा करके यहाँ से बैटरी कनेक्ट है इसमें, और ये पूरा सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ तक क्लियर। अब पूछ रहा है कि सर्किट में
करंट कब फ्लो होगा, तो जब ये स्विच को हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने का मतलब कि ये पूरा परिपथ कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से जो करंट है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑप्शन को देखेंगे, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया स्विच चालू होने पर, ठीक है, चालू होने पर, और यहाँ पर स्विच इज ओपेंड दिया गया है। अब देखिए ये मान लीजिए स्विच है इस प्रकार से, तो ये इस समय ओपन कंडीशन में है, ठीक है, और जब इसको हम लोग ऑन करेंगे तो ये क्लोज कंडीशन में होगा। लेकिन इसी का हिंदी में देखिए स्विच बंद होने पर, और इसका इंग्लिश में देखिए स्विच क्लोज्ड। तो यहाँ पर इतना कन्फ्यूजन था इस ऑप्शंस को लेकर के कि आयोग को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक देना पड़ा। इस पर सभी अभ्यर्थियों को फुल मार्क्स दिए गए थे, स्टार लगा हुआ था रिवाइज्ड आंसर की में। देखिए यहाँ पर शब्दों का चयन ऑन और ऑफ से करना चाहिए था। अगर स्विच ऑन है तो फिर आपका करंट फ्लो होगा, अगर स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ओपेंड और क्लोज्ड और चालू और बंद जैसे वर्ड यूज किए गए थे, जिसकी वजह से संदेह उत्पन्न हुआ और इस प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक देना पड़ा आयोग को। तो इस प्रश्न के सापेक्ष कोई भी उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं। अगर यहाँ पर ऑन होता तो ऑन वाला उत्तर सही होता। 27वां प्रश्न पूछा गया था, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 29वां प्रश्न पूछा गया था, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है। तो इस केमिकल से कैंसर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30वां प्रश्न पूछा गया था, त्वचा की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो ये एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है, नीचे एलसीएम हो जाएगा 169 और ऊपर यहाँ पर 169 आ जाएगा प्लस 27 यानी कि 196 आ जाएगा। अब देखिए 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, यानी 13 वर्गमूल हो जाएगा। बराबर में क्या था, बराबर में ये था 1 प्लस एक्स बटे 13। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको मैं 13 एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 13 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या है 14 बटे 13 है। अब देखिए ये इससे ये कट जाएगा और x का मान निकालना था तो 13 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 13 बराबर 1 मान आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की। दिया गया है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि 8 में कुल कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे 8 को तोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी 4 2 हैं इसमें। या फिर सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि 8 में आप 2 से भाग दे देंगे तो भी आपका मान 4 आ जाएगा। मतलब कि जिसमें पूछा जाता है कि कितने भाग होंगे तो सिंपली उससे भाग दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 37 सही 1/2, इसको मैं भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2 × 37 यानी कि 74 + 1 यानी कि 75। तो क्या हो जाएगा 75 / 2 और भाग देना है किससे 1/8 से। अब ये क्या हो जाएगा देखिए 75/2 और ये पलट जाएगा गुणे 8/1 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 75 × 4 करेंगे तो 300 इसका मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 33वां प्रश्न पूछा गया है 36.1 डिवाइडेड बाई 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 361 और नीचे बचेगा 1024। 361 जो होता है वह 19 का वर्गमूल 19 का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्गमूल क्या निकल जाएगा 19, और 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्गमूल क्या निकल जाएगा 32। तो उत्तर हो जाएगा 19/32। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 19/32 इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 34 की। दिया गया है एक शहर की जनसंख्या 4% की वृद्धि होती है। शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है, परंतु स्थानांतरण के कारण % वार्षिक तक घट जाती है। तो पूछ रहा है 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा जनसंख्या में जो वृद्धि होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज से होता है, ठीक है। आप साधारण ब्याज नहीं निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इफेक्टिव कितना चेंज हो रहा है। तो 4% का वृद्धि हो रहा है और ½ % कमी हो जा रहा है, यानी कि इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4 - आधा करेंगे तो 3.5
परसेंट ये इंटरेस्ट रेट हो गया, मतलब कि इस ब्याज की दर से या फिर इस दर से जनसंख्या बढ़ रही है या फिर घट रही है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्षों का पूछा गया है, तो सबसे पहले अगर मैं ये मान लूँ कि पहले जनसंख्या 100 थी, ठीक है, यानी मैं मूलधन मान करके चल रहा हूँ कि 100 थी, ठीक है, तो इसका जो पूरा मिश्रधन होगा वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा इसका P और ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पर पावर n, जिसका मान 3 दिया गया है क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछा गया है। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन आप 100 लेकर के चले हैं, इसके बाद 1 प्लस R का मान कितना हमने निकाला, 3.5 निकाल दिया, डिवाइडेड बाई 100 पर घात 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 और ये इसे भाग देंगे तो 0.035 आ जाएगा, यानी कि 1.035 और इस पर पूरा पावर 3 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 110.87, ये आ जाएगा पूरा जो मिश्रधन है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्रतिशत में वृद्धि पूछा जा रहा है। तो जो हमारा मूलधन था वो 100 था और कितना बढ़ गया, तो 100 से 110.87 हो गया, यानी वृद्धि कितनी हुई, आप कहेंगे 10.87 की वृद्धि हुई है। अब 100 पर 10.87 का वृद्धि मतलब कि सीधे सीधे ये प्रतिशत में आ गया, यानी कि अगर आप इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस पर वृद्धि हुआ था, 100 पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी सीधे ये कट जाएगा, यानी कि जो प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है, 10.87। अब दिए गए विकल्प में देखिए, दिए गए विकल्प में आपको ऑप्शन डी 10.8 इसका सही उत्तर दिख रहा होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी इस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहे होंगे कि 3.5 एक वर्ष में हो रहा है तो वो सिंपली 3 से गुणा कर देंगे, 3 वर्ष के लिए पूछा गया है तो आपका 10.5 आ रहा होगा, जो कि उत्तर गलत है, क्योंकि 10.5 आप जो निकाल रहे हैं ये साधारण ब्याज की दर से हो रहा है, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होती है। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.8 सही उत्तर है। 35वां प्रश्न पूछा गया है, 13 परिणामों का औसत 68 दिया गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 परिणाम हो गए। तो कह रहा है कि पहले 7 का औसत 63 है। यहाँ से देखिए पहला 7 क्या होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है, इसका औसत आपको 63 दिया गया है और कह रहा है कि आखिरी 7 का औसत 70 है। अब आखिरी 7 आप जब लेंगे तो इसमें 7 भी आएगा, यानी कि देखिए 7 को 2 बार काउंट किया जा रहा है, 7वीं जो संख्या है उसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, पहले औसत में भी है और अंतिम वाले में भी है। तो इसका औसत कितना दिया गया, 70 दिया गया है, और ओवरऑल कितना औसत दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 68 दिया गया है ओवरऑल 13वें परिमाण का, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि 7वें का परिणाम कितना होगा, यानी जो 7वां अंक है उसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम लोग बात करें पहले 7 संख्या की तो इसका औसत कितना था, आप कहेंगे 63 था, और ओवरऑल का औसत कितना है, 68 है, यानी कि पहले 7 का जो औसत है वह कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। अब 5 कम हो रहा है तो ये कितनी संख्याओं का औसत था, आप कहेंगे 7 संख्याओं का, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कम था, तो यानी कि योग में कुल कितना कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि कुल संख्या है 7 और औसत में कम हो रहा है, 68 में से 63 घटाएंगे यानी 5, यानी कि 35 ये कम हो रहा है, 35 कम हो रहा है। कम होने की वजह से मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आखिरी के 7 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका औसत है 70 और ओवरऑल का औसत है 68। यहाँ पर पूरे से औसत से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे +2 ज़्यादा है, ठीक है। और कितनी संख्याओं में ये है, तो आप कहेंगे 7 संख्याओं में, यानी कि 14 हो जाएगा इसका। अब देखिए जो दोनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं प्रथम 7 और अंतिम 7 से, उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो -35 में 14 जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा 2, यानी -21 आ जाएगा, ठीक है। अब -21 जो आया वह ओवरऑल जो औसत था उससे हम लोग को घटा देना होता है, तो यानी 68 से हम लोग 21 घटाएंगे तो कितना मान आएगा, देखिए 68 से 21 में घटा रहा हूँ तो 8 में से 1 जाए 7 और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, यानी कि 47 आपका वो 7वां संख्या होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए 47 इसका सही उत्तर है। 36वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए तीक्ष्ण बुद्धि कहने का मतलब कि तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, और इसका विलोम अगर बात करें तो कुंठित होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न पूछा गया था, गजवदन का पर्यायवाची है, तो गज मतलब होता है हाथी, तो यहाँ पर देख लीजिए गणपति जो हैं उनको भी उनका सिर हाथी का था, यानी भगवान
गणेश का जो सर था वो हाथी का था, इस वजह से गजवदन का पर्यायवाची गणपति होता है। ऑप्शन सी गणपति इसका सही उत्तर है। 38वां प्रश्न पूछा गया था, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंटका कीर्ण कांटों से भरा हुआ का अर्थ होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो यहां पर देखिए उचित निर्णय करना इसका सही उत्तर होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हम लोग बहिष्कार बोलते हैं, बहिष्कार शब्द दिया गया, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ह में छोटी की मात्रा होनी चाहिए क्योंकि उस पर कम जोर दिया जा रहा है, बहिष्कार। लेकिन यहां पर देखिए पहला ऑप्शन बहिष्कार दिया गया है, इसका मतलब इसको कैसे उच्चारित करेंगे, बहिष्कार, यानी कि ह पे आपको जोड़ देना है बड़ी की मात्रा की वजह से, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए बाहिष्कार है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद से चौथा देखिए बहिष्कार है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी बहिष्कार इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 से 43 तक दिए गए पैराग्राफ पर बेस्ड है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्नों पर एक नज़र डाल लेना होता है, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कम समय में आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए पहला इस पैराग्राफ पर बेस्ड प्रश्न पूछा गया है, द ऑर्थर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। ये पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढना है, ठीक है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, द ऑर्थर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, मतलब कि ऑर्थर बेड से क्यों कूद गया, ठीक है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑर्थर डू फर्स्ट, मतलब इनमें से ऑर्थर ने पहले क्या किया। अब चलिए अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस दिया गया है, आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑर्थर कह रहा है कि आई क्लाइम्ड मतलब कि मैं बेड पर चढ़ गया, एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट, यानी कि जो जाड़े में ओढ़ने वाली ब्लैंकेट होती है उसमें मैंने अपने आप को रोल कर लिया। फर्स्ट एक्सटिंग्विश द लाइट एंड बर्न स्टीडली नियर द डोर। यहाँ पर देख लीजिए अगर तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो हमको उत्तर मिल चुका है। 43वां प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑर्थर डू फर्स्ट, यानी इनमें से पहले उसने क्या किया। पहला ऑप्शन दिया गया है क्लोजिंग द डोर, तो ये उसने नहीं किया था। दूसरा दिया गया है क्लाइंबिंग इनटू बेड, ये ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन देख लीजिए रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, तो पहले वो बेड पे चढ़ा होगा तभी तो ब्लैंकेट में रोल करेगा अपने आप को, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लाइंबिंग इनटू द बेड, यानी सबसे पहले वो बेड पर चढ़ा था। चलिए अब बात कर पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ में आगे दिया गया है, आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट impossible and soon I sat up in bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship which seemed like a plate suspended in the darkness। और यहाँ पर देख लीजिए जो ऑर्थर है वो डरा हुआ है, फियर मतलब डरा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न जो है इसी पर आधारित पूछा गया था। आप 41वां प्रश्न देख पा रहे होंगे, द ऑर्थर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, मतलब कि जो ऑर्थर है वो डार्कनेस के बीच में क्यों बैठ गया, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वो डरा हुआ था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर से पैराग्राफ में चलते हैं। फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सैट लाइक दिस एंड देन आई वॉज सडनली राउज्ड बाई अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर। यहाँ पर दिया गया है कि 1 घंटे बाद वह ठंडी हवा के झोंके के वजह से वह अचानक से उठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरे प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल चुका है। 42वां प्रश्न पूछा गया था, द ऑर्थर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, मतलब कि वह बेड से क्यों कूद गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, अ कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस, मतलब एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न पूछा गया था, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है प्राइड, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्राइड का मतलब होता है गर्व और डिग्निटी का मतलब होता है गौरव। तो ऑप्शन सी डिग्निटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 45 की, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी दिए गए वर्ड कीन का आपको विलोम शब्द बताना है। कीन मतलब उत्सुक होता है, और दिए गए ऑप्शन में देखिए आपको एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डल, क्योंकि वह बिल्कुल उत्सुक नहीं है, बिल्कुल उदासीन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 46वां प्रश्न दिया गया है,
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, उसी प्रकार से मच्छर के काटने से क्या होगा, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न दिया गया है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखिए ये किसी विशेष धर्म के जो संत होते हैं उनके नाम हैं। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन बी की तो ये किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो शूरवीर शब्द है ये अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति को दर्शाता है जो कि किसी विशेष धर्म जाति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इस वजह से यही सबसे अलग हो जाएगा। और इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा मेल नहीं खाता है, तो शूरवीर मेल नहीं खाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 48वां प्रश्न पूछा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में मतलब कोड में एक शब्द जो दिया गया है इसको ये लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न को समझना होता है। तो इन दोनों में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो दूसरा अल्फ़ाबेट है इसको तीसरे में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसी को भी हम लोग लेकर के चलते हैं। तो जो इसका दूसरा है अगर उसको हम लोग तीसरे नंबर पर रख दें तो डी हो जाएगा और दूसरे नंबर पर वी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर जो नीचे वाला जो चौथा वर्ड है, जो चौथा अल्फ़ाबेट है वो पहले अल्फ़ाबेट से एक्सचेंज किया गया है। यानी कि जो ओ के बाद सी आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आएगा ए आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए इसका जो पहला है वो इसके चौथे से एक्सचेंज किया गया है। यानी इसका चौथा क्या था, ए था, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। अब देखिए अब उसके बाद क्या किया गया, फिर से ये जो पांचवा है इसको इसमें एक्सचेंज किया गया है और छठवें को ऐसे एक्सचेंज किया गया है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका पांचवा क्या है, ये यन है, तो ये पहले टी आ जाएगा फिर एन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या किया गया है, अब देखेंगे जो अंतिम वाला है उसको यहाँ पर कर दिया गया। अंतिम इसमें क्या था, एस था, तो यहाँ पर मैंने एस लिख दिया। उसके बाद से क्या किया गया देखिए, उसके बाद से सेकंड लास्ट को ये लिखा गया है। यानी सेकंड लास्ट क्या था, ई था, तो मैंने ई लिख दिया। उसके बाद से देखिए लास्ट थर्ड जो है ओ को लिखा गया है, इसमें से लास्ट थर्ड आप देखेंगे तो जी है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पर जो आर बचा हुआ था इसको सबसे अंत में लिखा गया है, यानी लास्ट फोर्थ। इसमें से लास्ट फोर्थ देखेंगे तो ए बचेगा। अब देखिए एक बार सभी अल्फ़ाबेट को गिन लेते हैं, क्या हमारे पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए दिए गए विकल्प में से आपको मिलाना है कि कौन सा मैच कर रहा है। AVDA TNSEGA, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी यहाँ से मैच कर रहा है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 49वां प्रश्न पूछा गया है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति। तो सबसे पहले आदमी महिला किससे कह रहा है, यानी महिला को मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, और चूंकि ये महिला है तो मैं इसको माइनस सिंबल से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्लियर आउट हो सके। और जो मेल होगा उसको प्लस से हम लोग डिनोट करेंगे। कह रहा है तुम्हारी माँ, यानी इस महिला की माँ जो है, मान लीजिए मैं उसको के से डिनोट कर रहा हूँ, चूंकि ये महिला है, माँ है, तो इस वजह से ये भी एक औरत होंगी, माइनस मैंने डिनोट कर दिया। अब कह रहा है माँ के पति, तो जो माँ के पति होंगे वो हस्बैंड वाइफ होंगे, यानी कपल होंगे, तो इसको मैं यहाँ इस सिंबल से यूज कर रहा हूँ प्लस से। ठीक है, क्योंकि पति है तो निश्चित तौर पर वो मेल होंगे। पति की बहन, अब देखिए ये पति हो गया और इसकी बहन, यानी इनका कोई फादर या फिर मदर होगा और उनसे जुड़ा हुआ यहाँ पर उनकी बहन होगी, तो सिस्टर है, तो मैं यहाँ पर माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि बहन है तो जाहिर सी बात है वो फीमेल होंगी। कह रहा है कि उनकी बहन यानी यस जो है वह मेरी बुआ है। किसकी बुआ है, उस आदमी की जो उस औरत से कह रहा है। अब देख लीजिए ये अगर इस औरत की बात की जाए यम की, तो ये यम एस का क्या लगेगी, तो यहाँ पर देखिए एम की मम्मी के पति यानी उसके पापा की बहन, तो लड़की के पापा की बहन क्या लगती है, तो वो भी बुआ लगती है। तो जब इस महिला की भी बुआ है और उस आदमी की भी बुआ है, तो निश्चित तौर पर वो आदमी और ये महिला भाई बहन होंगे। तो प्रश्न में पूछा गया था कि वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला उस आदमी की बहन लगेगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न पूछा गया है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों तिथियों के बीच में दिनों की संख्या को निकाल लेते हैं और उसके बाद से 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिनों की संख्या निकालते हैं।
यहाँ पर देखिए 2005 वर्ष दिया गया है जो कि एक साधारण वर्ष है, क्योंकि जब आप 4 से इसको भाग देंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। यानी कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 365 होती है। लेकिन इन 365 दिनों में से 18 फरवरी तक का दिन बीत चुका है, यानी कि जनवरी में 31 दिन और फरवरी में 18 दिन, दोनों को जोड़ेंगे तो 49 दिन बीत चुका है 2005 में। तो इस 365 में से हमें 49 दिन को घटा देना होगा। 49 दिन जब आप घटाएंगे तो देखिए 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और ये 3, तो ये हो गया 2005 में दिनों की संख्या। ठीक है, अब 2006 की बात करें तो 2006 जो वर्ष होगा वो भी एक साधारण वर्ष होगा, क्योंकि वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो 2006 की अगर बात करें तो 2006 में पूरी संख्या दी गई है, मतलब पूरा उसमें कोई भी दिन की कटौती नहीं है। तो 2006 में कितने दिन हो जाएंगे, 365 दिन हो जाएंगे साधारण वर्ष होने की वजह से। ये 2006 का हो गया। 2007 की बात करें तो देखिए 2007 में 18 फरवरी तक का ही दिन लेना है, यानी 31 दिन जनवरी में और 18 दिन फरवरी में, दोनों को आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 49 दिन। यानी कि 2007 की अगर बात करें तो 2007 में कुल दिनों की संख्या मात्र 49 दिन है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कुल दिनों की संख्या हमको मिल जाएगी 6, 5, 11 और 9, 20 का जीरो हाथ में 2, तो 2, 1, 3, 3, 6, 9, 9, 4, 13 का 3 हाथ में 1, 3, 3, 6 और 1, 7, ये कुल दिनों की संख्या आ गई। अब इसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर दें ऑड डे निकालने के लिए, तो देखिए 7 एकम 7 और फिर 0 और 7 चौक 28, 28 जाएगा और 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। यानी हमारा ऑड डे क्या आ गया, 2 आ गया। हम लोग किस दिन से चले थे, हम लोग चले थे शुक्रवार से, और शुक्रवार से आगे के 2 दिन गिनिए, शनिवार और रविवार। तो दिए गए विकल्प में देखिए रविवार किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए रविवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 52 की। दिया गया है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये मास्टर कार्ड पर लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53वां प्रश्न पूछा गया था, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया था। तो इस प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को यूपीएससी आयोग ने फुल मार्क्स दिया था, तो इसका कोई भी उत्तर नहीं बताया गया था। इस पर स्टार लगा हुआ है, यानी सभी अभ्यर्थियों को इसके पूरे मार्क्स मिले थे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 55 की। दिया गया है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते के ब्याज दर क्या है। ये 2021-22 के लिए पूछा गया था, जुलाई से सितंबर के बीच में। तो इसका उत्तर हो जाएगा उस समय 7.6% था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, वो उसका नाम क्या है, मतलब उस एक्ट्रेस का नाम क्या है। तो इसका नाम है विद्या बालन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 57 की। दिया गया है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो ये जापान का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न पूछा गया है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो ये डीएमके के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 59 की। दिया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसके उत्तर की अगर बात की जाए तो आइसलैंड इसमें शीर्ष पर था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 60 की। दिया गया है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना ने इसे लागू किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 62 की। दिया गया है कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
बात करेंगे प्रश्न संख्या 64 की। दिया गया है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। 66वां प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये हेग में स्थित है। द हेग इसका सही जवाब हो जाएगा। 67वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 69 की। दिया गया है निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, तो हरित गैस की अगर बात की जाए तो दिए गए ऑप्शन में से जो नाइट्रोजन है ये हरित गैस नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 71 से 75 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रश्नों को देख लेना होता है, ताकि जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो कम समय में आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है इस पर आधारित कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। और अगला प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। 73वां प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। और अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। और इस पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। चलिए अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहला लाइन दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता में संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। पहला ही प्रश्न पूछा गया था कि स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। अब अगर इसका अर्थ हम लोग निकालने जाए तो पहले ही लाइन में इसका दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और दिया गया है, यानी कि इसका मतलब भी पॉजिटिव के सेंस में ही होगा। विशेषताएं पैदा करता है। अब देखिए अब इसमें कौन सा पॉजिटिव उत्तर दिया गया है, तो देखेंगे प्राप्त करने योग्य। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही थी, इस वजह से यही आपका उत्तर सही होगा, प्राप्त करने योग्य। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष और खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के। तो एक प्रश्न ये पूछा गया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो संघर्ष था ये जनतांत्रिक था, तो इसमें हर वर्ग के जाति के लोग सम्मिलित थे, इस वजह से ये जनतांत्रिक था। आप चलिए प्रश्न को देखते हैं। 75वां प्रश्न पूछा गया था, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि इसमें सभी जाति, वर्ग और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इस वजह से यह जनतांत्रिक था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे पढ़िए। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। ये धर्मनिरपेक्ष पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। 74वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, तो सभी धर्मों का आदर करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़िए। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था जो हम उसे विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो पूरा गद्यांश आपने पढ़ लिया। अब जो छूटे हुए प्रश्न है उसको एक बार देख लेते हैं। 72वां प्रश्न पूछा गया था, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। तो मुख्य रूप से वह गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से पूरा आंदोलन किया गया, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन डी देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसका रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 73वां प्रश्न पूछा गया था, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो स्वतंत्रता संग्राम की क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यही इनका मुख्य उद्देश्य था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करेंगे प्रश्न संख्या 76 से 80 के बीच में।
यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना है। तो इस गद्यांश को भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न यानी 76वां प्रश्न दिया गया है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। अगला प्रश्न दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। अगला दिया गया है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। और 79 नंबर का प्रश्न है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। और इस गद्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या होगा। अब चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिक ने यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। तो यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि जो मानव है उसको लघु क्यों माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसलिए माना गया है क्योंकि मानव मन में जो विचारणा यानी जो विचार घटित होते हैं उसी का कृति रूप सृष्टि है। देखिए 76वां प्रश्न दिया गया है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। ऑप्शन ए देखिए, मानव मन में जो घटित होता है वहीं सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इसे भव्य आकर्षण एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत और अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इसके सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए उनके काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए उनके रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि किसी एक अवयव में भी गड़बड़ी यानी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। तो एक और प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि मानव का शरीर यंत्रवत क्यों कहा गया है, क्योंकि इस वजह से क्या कहा गया है, क्योंकि अगर शरीर के किसी भी एक भाग में अगर कोई गड़बड़ी आ जाती है तो पूरा उसका शरीर प्रभावित होता है। अब चलिए उस प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 78वां प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। अब इसमें विकल्प को देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृति होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील व्युत्पन्न एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। आगे पढ़िए, यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदल करके उसके स्थान पर नया पुर्जा लगा करके यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप में क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर उसका शरीर का स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न संख्या 80, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। वहाँ पर नव्य निरामय लिखा गया था। नव्य का मतलब पहले से ही नया हो गया, यानी कि नवीन तो होगा नहीं, ठीक है, और सुंदर भी नहीं होगा, अद्भुत भी नहीं होगा, स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि नया जो अंग लगाया जाएगा वो स्वस्थ होगा तभी वह कार्य करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, स्वस्थ है। आगे बढ़ते हैं, शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उत्तक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े, हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों से मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। अब जो इस पर छूटे हुए प्रश्न है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने 76वां प्रश्न देख लिया था, 77वां प्रश्न दिया गया है।
वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ये किस में होता है? साहित्य शास्त्रियों में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा ही, शल्य चिकित्सक भी रखेंगे और साहित्यकार भी रखेंगे, तो ये तीनों तो हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो ये अंग प्रत्यारोपण के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा गया है। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 81 से 85 तक के लिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसके माध्यम से इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चार्ट को आपको अध्ययन करना है और इसके आधार पर प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न इस पर आधारित पूछा गया है कि उत्पादन का अधिकतम स्तर किस वर्ष में घटा। यहाँ पर देखिए घटा कब कब हुआ है, यहाँ पे एक बार घटा है और एक बार यहाँ पे घटा है, एक बार इस वर्ष में घटा है और एक बार इस वर्ष में घटा है। तो आपको देखते ही प्रतीत हो रहा होगा कि सबसे ज़्यादा इस वर्ष में घटा हुआ है, यानी कि 2015-16 में। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 2015-16 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 82वां प्रश्न पूछा गया है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में किस वर्ष में अधिकतम कमी यानी घाटा पूछा गया था, इस बार पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है। वृद्धि देखिए एक बार यहाँ पे हुआ है, इस वर्ष में भी हुआ है, उसके बाद से इस वर्ष में हुआ है, उसके बाद से इस वर्ष में भी है और उसके बाद से देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और बस इतना ही है। तो यहाँ पर अधिकतम जो वृद्धि हुई है, देखिए देखने से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि इस वर्ष में हुआ है, यानी कि 2013-14 में। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो ऑप्शन ए 2013-14 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 83 की। दिया गया है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो पहले 3 वर्ष की बात की गई है, तो पहले वर्ष में उत्पादन कितना था, 42 था, दूसरे में 44 और तीसरे में 58। तीनों को जोड़िए तो 4 2 6 8 14 के 4 हाथ में 1 4 1 5 4 9 5 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, क्योंकि औसत निकालना। 3 चौक 12 बचा 2 और 3 बटे 24, तो आपका औसत आ जाएगा 48। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 48 मीट्रिक टन इसका सही जवाब है। 84 प्रश्न पूछा गया था, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में। तो अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ है, यहाँ पर देखिए 2014-15 में 98 मीट्रिक टन हुआ है सबसे ज़्यादा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 2014-15। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 2014-15 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो 2011-12 का पूछा गया है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से चलते हैं। 2011 और 12 का पूछा गया है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 44 था जिससे 14 बढ़ गया, 14 बढ़ करके 58 हो गया। तो कितने में बढ़ा था, 44 में बढ़ा था। और प्रतिशत पूछा था तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 11 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब देखिए 14 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 11, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 31.8% आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक दिए गए ग्राफ पर आधारित पूछा गया है। अब चलिए इस ग्राफ का अध्ययन कर लेना है और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न 86वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के कितने आयात में वृद्धि प्रतिशत हुई है। वृद्धि पूछा जा रहा है प्रतिशत में, ठीक है। तो 14-15 से 15-16 में पूछा जा रहा है। अब आप देखिए 14-15 में कितना था, 900 था और 15-16 में कितना था, 1200 हो गया। तो कितना बढ़ा, 300 बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 900 पर बढ़ा। और प्रतिशत निकालना है तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, यानी देखिए इसे 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, 9 त्रिक 27, फिर ऊपर आपका बचेगा 3/9, यानी कि 1/3 बच जाएगा। यानी कि आपका मान क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% आपका उत्तर हो जाएगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 33.3 या फिर इसी को 33 सही 1/3 भी कहा जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87वां प्रश्न पूछा गया था, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। तो यहाँ पर
आपसे कितना वृद्धि हुआ है प्रत्येक वर्ष उसका औसत निकालना है। इसको जोड़ करके औसत नहीं निकालना है, कितना वृद्धि हुआ है उसका औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 200 का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर 200 पहले हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पर 300 का वृद्धि हुआ है तो 300 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कितना हुआ है, यहाँ पर 0 का वृद्धि हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए 100 का वृद्धि हुआ है, इसके बाद से यहाँ पर देखिए 700 का वृद्धि हुआ है, और टोटल कितने वर्ष हो गए, 1 2 3 4 5। तो आपको 5 से डिवाइड कर देना है, सबको जोड़िए, 2 3 5, 5 1 6, 6 और 7 13, यानी 1300 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक 30 हो जाएगा, और 0 260 इसका औसत आएगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए 260 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 88 प्रश्न पूछा गया था, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो सबसे पहले तो आपको आयात का औसत निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 700 प्लस 900 यानी 1600, प्लस 1200 यानी 2800, प्लस 1200 यानी कि 4000, प्लस 1300 यानी कि 5300, प्लस 2000 यानी कि 7300 हो जाएगा। ठीक है, और कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से आप भाग दे देंगे तो 6 एकम 6, फिर बचेगा 6 दूनी 12, एक शेष बचेगा, 6 एकम 6, फिर उसके बाद से देखिए 4 शेष बचेगा, तो 6 6 36 हो जाएगा, फिर 0.66 आएगा, यानी 1216। अब ये पूछ रहा है कि 1216 जो कि इन सब का औसत है वह कितने वर्ष तक इससे अधिक था। आयात जो था ये औसत आयात से कितने वर्षों में अधिक था। तो 1216 हमारा औसत आया है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 1300 दिया गया है। ठीक है, 1216 में किन किन वर्षों में अधिक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1300 है और यहाँ पर 2000 है, तो यानी यही 2 वर्ष है जिसमें औसत आयात से भी अधिक हुआ था। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुल कितने वर्ष में हुआ था। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि यक्स के औसत आयात से एक्स का औसत आयात हमने निकाला कितना था, 1216 के आसपास था। ठीक है, 10 कुछ कुछ था। ठीक है, तो 1216 यहाँ पर आयात से अधिक आयात के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ये पूछ रहा है कि 1216 से कितने वर्ष में आयात ज़्यादा हुआ है। तो आप देखें 1 और 2 वर्षों में आयात ज़्यादा हुआ है, और कितने वर्षों में 1216 से कम आयात हुआ है। तो यहाँ पर देख लें 1 2 3 4, 4 वर्षों में कम आयात हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि इनके वर्षों का अंतर कितना होगा। तो 4 माइनस 2 आप कर देंगे, क्योंकि दो वर्ष में ज़्यादा हुआ था और 4 वर्ष में कम हुआ था, तो 4 माइनस 2 कर देंगे तो 2 वर्ष आ जाएगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। यहाँ पर प्रतिशत में बताना है। तो हमने अभी देखा कि औसत हमने निकाला था तो कितना था, आप कहेंगे 1216 था। ठीक है, और 2018-19 की बात की गई है, तो यहाँ पर देख लीजिए अंतर कितने का है, प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया तो अंतर कितने का है, आप कहेंगे लगभग 784 का अंतर है। और कितने पर औसत निकालना है, 1216 पर गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 64.4 के करीब आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन डी 64.38 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 91 से 95 तक इस तालिका पर आधारित पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 91 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो यहाँ पर देख लीजिए मंगलवार को ए द्वारा कितना बेचा गया था, तो आप कहेंगे 35 बेचा गया था। और इसके बाद से सी के द्वारा शनिवार को पूछा गया है, तो शनिवार को सी के द्वारा कितना बेचा गया था, 45 बेचा गया था। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो 35 अनुपात 45 हो जाएगा। देखिए 5 से मैं काट दूँ तो 5 सते 35 और 5 नवा 45, यानी अनुपात क्या आ रहा है, 7:9 का आ रहा है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन बी 7:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, ध्यान दीजिएगा सोमवार को डी की बात की जा रही है, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। तो सबसे पहले बात करेंगे सोमवार को डी के बारे में बोला गया है। तो सोमवार को डी का अगर बोला जाए
तो देखिए सोमवार को डी 20 वस्तु बेचा था। और सी के बारे में पूछा गया है। सी के बारे में किस दिन की बात की गई है? सी के बारे में शनिवार की बात की गई है। ठीक है, तो शनिवार को देखिए सी का, तो ये पूछ रहा है कि 20 जो है वो 45 का कितना प्रतिशत है। गुणे 100 कर देंगे हम लोग, तो 5 से काटेंगे तो 5 नवा 45 और ये 20 बार में जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 9 चौक 36, हाथ में बचा 4, फिर 9 चौक 36, फिर 4/9 आपका उत्तर आएगा, यानी 44 सही 4/9%। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 44.44 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बी, सी और डी क्रमशः सोम, मंगल और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो यहां पर देख लीजिए बी, सी और डी की बात की गई है सोम, मंगल और शनिवार को। तो बी का सोमवार का यहां पर देखा जाए तो 45 था। उसके बाद से सी का मंगलवार बोला गया है, तो यहां पर देख लीजिए सी का मंगलवार का 48 था और डी का शनिवार बोला गया है उसका 40 था। तीनों का औसत निकालना है, तो देखिए 5, 8, 13, 13 का 3 हाथ में 1, 5, 4, 9, 4, 13 और औसत निकालना है तो 3 से मैं भाग दे रहा हूँ, तो 3 चौक 12 1 बचा, फिर 3 चौक 12, फिर 1 शेष बचा दशमलव, उसके बाद से फिर 1 शेष बचेगा तो 3 3 आ जाएगा, तो 44.33 इसका औसत हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 44.33 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो डी का सभी दिन का आपको निकालना है, तो यहाँ पर डी का सबका जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 26 46 हो गया, 46 और 41 87 हो गया, 87 और 40 87 और 40 करेंगे तो 127 हो जाएगा। ये हो गया डी का सभी दिन का। और बी का सभी दिन का अगर जोड़ा जाए तो देखिए जोड़िए 45 प्लस 40 45 प्लस 50 95 हो जाएगा, प्लस 28 95 और 20 115 हो जाएगा, और 8 123 हो जाएगा, प्लस 40 163 हो जाएगा। ये हो गया बी का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डी की बिक्री की तुलना में बी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो अब देखिए 127 से 163 कितना ज़्यादा है, तो आप इसमें से 127 घटा दीजिए, तो 13 में से 7 गया 6 और यहाँ बचा 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 36 ज़्यादा है। कितने पर हम लोग को निकालना है, 127 पर, और गुणे 100 आप लोग कर देंगे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 28.34। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो यहाँ पर देख लीजिए सोमवार को और शुक्रवार को बोला गया है, तो पहले सोमवार का औसत अगर हम लोग निकालें तो सबको जोड़ दीजिए। याद रखिएगा सोमवार और शुक्रवार को बोला गया, सोमवार का औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0 हाथ में 1 और ये हो जाएगा 5 4 9 2 11 और 2 13। इसका औसत निकालेंगे तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 1 शेष बचा, 4 दूनी 8 2 शेष बचा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब शुक्रवार का औसत निकालने के लिए सबको जोड़िए। 8 5 13 5 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1 3 2 5 1 6 और 4 10। अब इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए औसत निकालने के लिए, तो देखिए 4 दूनी 8 2 शेष बचा, 29 हो गया, 4 7 28 1 शेष बचा, फिर 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोला जा रहा है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें से आप घटा दीजिए। तो देखिए 32.5 में से 27.25 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका, देखिए ये 5 बचेगा और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए 12 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 5 और ये कट जाएगा, 5.25 आपका डिफरेंस आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए 5.25, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक दिए गए इस तालिका पर आधारित है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। 96 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला कॉलम है ये गेहूं उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो वर्ष आपसे पूछा जा रहा है कब गिरावट हुई है। देखिए यहाँ पे
13-14 में देखिए यहाँ पर गिरावट हुआ है, क्योंकि पहले 71-12 था, उसे घट करके 70-56 हो गया। उसके बाद से देखिए अगले वर्ष भी 68-96 हो गया, यानी लगातार 2 वर्षों में गिरावट हुई है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें जो विकल्प दिए गए थे, इसमें इस प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया था 2 ऑप्शन चुनने के लिए। इस वजह से आयोग ने इस प्रश्न के सापेक्ष स्टार लगा दिया था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इसका कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि इसमें 2 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई थी और इस प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं था। इस वजह से इस पर कॉमन अंक सभी अभ्यर्थियों को मिला था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 97 की। दिया गया है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2013 से 17 के बीच में कौन से फसल में ये हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बात करेंगे 2013 से 17 के बीच में, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक किस में लगातार वृद्धि हुई है। अब देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कमी हो गई, ठीक है, तो गेहूं नहीं होगा। उसके बाद से देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कमी हो गई। इसके बाद से देखिए ये अगर बात करें बाजरे की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 11-10 से 11-60, फिर 14-50, फिर 14-60, इसमें लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है। इसके बाद से अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई है, ठीक है। इसके बाद से इसमें अगर बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई है। इसमें बात कर लें तो देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई है। और इसमें अगर देखा जाए तो देखिए ये 245 से 315 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 445 हुआ, तो इसमें भी लगातार वृद्धि हुई है। तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बाजरा और आलू। दिए गए विकल्प में देखिए आलू का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन बाजरे का ऑप्शन दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो आलू के बारे में पूछा गया है और सभी वर्षों को मिला करके पूछा गया है, तो यानी कि इन सबको जोड़ लेना है, ठीक है। आलू का पूछा गया है तो इन सबको हमको जोड़ लेना है। सबको जोड़ेंगे आप तो इसका मान आएगा 2057, और इसमें 7 से भाग देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा और 65 हो जाएगा, यानी 7 9 63। उसके बाद से 2 बचेगा और 27 हो जाएगा। उसके बाद से 7 त्रिक 21 और फिर 6 शेष बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 7 8 56 और उसके बाद से बचेगा 5। तो लगभग 293.8 इसका सही उत्तर आ रहा है। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 293.86 इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। 99 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? बात की गई है 2016-17 की, यानी कि इस वर्ष की, ठीक है। और पूछ रहा है कि किस फसल में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर वृद्धि हुई है, इस वजह से गेहूं नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए इसमें गिरावट हुई है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। दिए गए विकल्प में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजतन कितना गुणा था? ठीक है, 2015-16 में आलू का कितना था? देखिए 2015-16 में अगर आलू की बात की जाए तो ये था 400 इसका उत्पादन था। और इसके अलावा किस वर्ष की बात की गई है? आप कहेंगे 2010-11 की। 2010-11 में आलू का जो उत्पादन था वो कितना था? 2010-11 में आलू का उत्पादन यहाँ पर देखिए वो था 210। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको सिंपली 400 में 210 से भाग दे देना है, तो ये इससे कट जाएगा। और इसमें जब आप भाग देंगे तो इसका मान आएगा 1.90। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था यूपी SSSC आयोग के द्वारा पीईटी 2021 का। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही यूपी SSSC आयोग के द्वारा वर्ष 2015 में जो लेखपाल की चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के 2 शिफ्टों में अलग अलग पेपर कराए गए थे, उन सबका डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उन सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। पेपर के पैटर्न को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।